अच्छा, ये कौन है? आजान, आ जाए। आजान इकबाल। मोहम्मद शायान। गुलशेर जुबैर। नहीं है गुलशेर। हमजा शाह। हमजा शेख है या हमजा शाह है? ये क्या है? जोहाबिया। अच्छा, इसके बाद है रोही, अब्दुल हकीम, अब्दुल राफे हकीम रोही, अब्दुल राफे रोही है। अच्छा भाई। इसके बाद है जुल्फिकार अली, मोहम्मद समी, अब्दुल मन्नान। देख लेना किसी की गलत ना लगाऊं। अब्दुल मन्नान की। अच्छा, ये है। कौन है अब्दुल मन्नान? इसके बाद है उवैस सज्जाद, शायान कुमार। नहीं है। हाँ, शायान कुमार कौन है? श्रवण कुमार। हाँ, क्योंकि इधर से सही नजर ही नहीं आ रहा, वो नाम उन्होंने उधर कर दिए हैं। अब ये कैसे इधर से यहां कैसे आएंगे? आपका नाम आगे कर दिया। वो तो उलट हुआ ही है, लेकिन सीक्वेंस में भी वहां चला गया है। बिल्कुल, देखो आखिर में डाल दिया तुम्हें। वो उधर पहले इधर होता था तो सही नजर आता था। श्रवण कुमार हैगा। फिर है गुलाम मुस्तफा। गुलाम मुस्तफा, ज्योतेश कुमार। इसके बाद ये क्या है? एहसान अली। लो, तुम जो बैठे हुए हो तो उमर इमरान, अम्मार उमर। देखो, इसीलिए तो एब्सेंट लगा रहे हैं कि अभी नहीं है ना। जब आएंगे फिर क्लास के एंड तक बैठेंगे, यही इनकी सजा होगी। अब्दुल रहमान, क्योंकि हमें तो ईमानदारी से काम करना है, अगला जो भी करे। अब्दुल रहमान नहीं है। अब्दुल रहमान से पहले कौन था? ये क्या है नाम? ये भी अब्दुल रहमान है। और ये मास खालिद, मोहम्मद मास खालिद है? नहीं है। ये क्या? रहमान खान हुजैफा। अच्छा, इसके बाद है जुहैब वाजिद, अली शहजान। नहीं है। ये क्या है? फखरुल इस्लाम। फखरुल इस्लाम हैगा। और अब्दुल शाफे, ये भी हैगा। ये क्या है? हसनैन कुरैशी। आप हैं। आप अपना नाम ऐसे ही देखते रहो भाई। वरीशा इरफान। ये क्या है? शिव अरीजा। नहीं है। गुलाम जमाली। गुलाम जमाली नहीं है। इसके बाद है अब्दुल्ला शेख, मोहम्मद हम्माद, विनोद कुमार। अच्छा, अब्दुल अजीज। ये क्या है? अहमर आसिफ। अहमर आसिफ। वालेकुम सलाम। अम्मार आसिफ है? नहीं है। अब्दुल रब्बी, अजय तरीजा। नहीं है। इसके बाद ये है सागर, सागर ओद। नहीं आया। ये क्या है? बरखा। इसके बाद है सितराम गजानन। फिर है बच्चन शंकर। बरखा खत्री तो है। अच्छा, अरसलान, मोहम्मद अरसलान। पीयूष कुमार, कहाँ है पीयूष कुमार? आनंद कुमार। तो इसके बाद है मंजूर चांडियो, मुस्कान। मुस्कान नहीं है। सुज्जल कुमार, प्रीत करीरा। यस सर। अच्छा, इसके बाद है सानी जहरा, दानिश कुमार, असद अब्बास,
असद अब्बास है, नहीं है। अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर के बाद जैद अस्कानी, कौन है जैद अस्कानी? कौन है? इसने बोली है, आपने बोली थी ना, झूठ नहीं बोलना। किसने? इधर से किसी ने बोली है, तुम दो। कसम यहाँ से किसी ने नहीं बोली। चलो ये सच बताएगा, ठीक है, उसको मैं। आपको ये भी कसम ही चेक कर। हाँ, ये कसम भी हम आपको देंगे। कसम देने की जरूरत नहीं है, वैसे ही चेक हो जाता है। यही तो सबको चेक कर रहा है, और कौन चेक कर रहा है? सबसे पहले तो अल्लाह चेक कर रहा है। जैद अस्कानी नहीं है, ये सारंग सोमरो, ताहा इमरान। अब्दुल कादिर कौन है? अब्दुल कादिर तो है। अच्छा, इसके बाद है सारंग सोमरो, कौन है? सारंग सोमरो हो गया। इसके बाद ताहा इमरान नहीं है। इसके बाद है जैन आसिफ, सुरक्षा सर वो नीचे ये कुमारी, सर आ रही है सर। बस आने दो। और ये कौन है? मीरा नान नहीं है। अतीबा दाऊद पोता, सर मेरी अटेंडेंस लगा। नाम नहीं आया हमारा। आप बैठे हुए थे, सर हमारा उम्र नहीं है। नाम किसका नहीं आया? जो बैठा हुआ था इधर, जो क्लास में बैठा हुआ था शुरू से, वो। हाँ नहीं, जो मैं पूरी बात कह रहा हूँ वो सुनो, अपनी छोड़ दो। सबका कौन बैठा हुआ था जिसका नाम नहीं आया? क्लास में शुरू से बैठा हुआ था, नाम नहीं आया, वरना चुप हो जाओ फिर। मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया, इधर मैं यही चेक करता रहूंगा बैठ के? क्या यही काम रह गया है मेरा? ये काम थोड़ी है। इन्होंने कहा एक दफा अटेंडेंस ले लें, शक हो 2 दफा ले लें, 3 दफा ले लें। मुझे कोई शक नहीं है, जो थे वो लग गई। शक होगा तो ले लूंगा। जो इधर हो रहा है बेटा इतनी देर से, तुम्हें नजर नहीं आ रहा इतनी देर से क्या हो रहा है यहाँ पे? जाहिल अनपढ़ हो क्या? पढ़े लिखे हो माशाल्लाह। डिग्री आधी से तुमने कर ली है, आधी डिग्री रह गई है बस। हो जाएगी, वो भी हो जाएगी भाई। लेकिन असल है आप मेहनत सीखें, बस अखलाक सीखें। अखलाक से बड़ी दौलत कोई नहीं है। सर ये असाइनमेंट है कि हम लोग को वर्ड पे करना है या फिर रिटन में? देखें, आप किसी भी ऐप पे कर लें, किसी भी प्रोग्राम पे कर लें, वर्ड पे कर लें, एक्सेल पे, जिधर भी कर लें, बस आपने लिखना हाथ से। कॉपी पेस्ट अगर होगा आ जाए, कॉपी पेस्ट होगा तो नंबर नहीं दूंगा, ये याद रखिएगा बस। बाकी आपकी मर्जी, आगे आप जैसे भी कर लें। हाथ से लिखना ये शर्त है। आप चाहे पेपर पे लिख लें, उसकी तस्वीर लेकर, और साफ सुथरी पिक्चर हो, वो आप वहां पे सबमिट कर दें, ये भी ठीक है। हर तरीके से आपको इजाजत है, लेकिन कॉपी पेस्ट की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्या बाद, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन, या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। यहाँ पर गवर्नमेंटल सिस्टम की बात हो रही थी। हाँ, क्या नहीं करना? असाइनमेंट क्या? वो आपको ब्लैक बोर्ड पे दिया तो है, और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैंने शेयर किया है। क्या पूछा था मैंने उसके अंदर सवाल में? कॉपी पे कर लो, वर्ड पे कर लो, जिधर आपको आता है कर लो, लेकिन हाथ से करना है, अपने दिमाग से ही करना है, गलत नहीं करना। ये बस इस बात का ख्याल रखो। सर आप प्रेजेंटेशन हाँ भाई, चलें। यहां से कोई स्टूडेंट पढ़ ले इसको, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम 2013। हाँ,
चले भाई, कौन स्टूडेंट इसको पढ़ेगा? जरा जोर से पढ़े कोई स्टूडेंट, आप पढ़ लें जरा। भाई तुम दोनों जाओ बाहर, खड़े हो जाओ, आखिर वाले बाहर जाके बातें करके आओ। Whereas the Provincial Assemblies of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa passed their local government act in 2013, despite a lack of enthusiasm and due to constitution during the formulation stage, the passage of the local government act is a significant milestone. One striking feature of all four local government acts in comparison with the LGO 2001 is that none of the acts devolve sufficient functions and powers to the local government. And all four provincial governments have retained the authority to suspend or remove the heads of elected local government. The functioning of the local government fund is managed by the Finance Department and Finance Minister of the State. देखें, बात यहाँ पर है कंप्लीट पावर्स की, कि किस कानून के तहत जो है लोकल गवर्नमेंट को ये इख्तियारात किस हद तक हासिल हैं, और उससे ऊपर जो सूबाई गवर्नमेंट है उसको क्या इख्तियारात हासिल हैं, जो कौमी एतबार से गवर्नमेंट है उसको क्या इख्तियारात हासिल हैं। तो एक के बाद ऊपर जो है अगले को उसके सर पे बिठाया जाता है ताकि उसके इख्तियारात ऊपर वाले को हासिल हो और वो उसको उनके कवानीन के मातहत रखते हुए लेकर चले। कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं हम मोबाइल इस तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे कि ये उस्ताद तो बेवकूफ है, टीचर तो गया गुजरा आदमी है, इसको कुछ नहीं पता। और मैं पहले आपको एक बात कह दी कि आप बात कर रहे हैं, दोनों बाहर चले जाएं, अब मैं कान से पकड़ के निकाल दूंगा बाहर, क्योंकि अब मोबाइल यूज कर रहे हैं, पहले बात कर रहे थे। डिफरेंस क्या रहा? पहले आप बात कर रहे थे, अब आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों। तो आपको क्लास नहीं बैठना, चले जाओ, मैंने तो जबरदस्ती नहीं आपको ठोका कि यार क्लास में बैठना है तुमने, मैंने किसी को भी जबरदस्ती नहीं की है। सही बात है ना भाई? जिसको क्लास नहीं लेना है, शौक नहीं है, उसको नहीं पढ़ना, नहीं कुछ समझना, कोई ढंग की बात इंसानियत वाली, तो वो चला जाए, मुझे कोई मसला थोड़ी है। जाए बाहर अपनी गप्पे पे लगा के आखिर में आ जाना, मैं दोबारा अटेंडेंस लूंगा, तुम लगवा देना अटेंडेंस, मैंने तो जबरदस्ती नहीं करा आप पे। खैर, अब ये आइन की 18वीं तरमीम एक कानून है जो जिसके मुताबिक बलूचिस्तान की जो सूबाई असेंबली है ना, ये 2010 के LG एक्ट जो पास हुआ था उसके कानून के मुताबिक चलेगी। वो कानून क्या होगा कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी सूबाई असेंबलियां होंगी, यानी कि निचली असेंबलियां जो हमारे सूबे के एतबार से होती हैं, 2013 के मंजूरी एक्ट LG एक्ट इसको कहा जाता है, इसका नाम है, उसके मुताबिक वो सारे ताकत जो है अपने पास रखेंगी, और जो ताकत पावर्स उनके पास नहीं होंगी वो उस कानून के तहत जो है उनसे ऊपर जो कवानीन वाली सूबाई असेंबली से ऊपर जो कौमी असेंबली होगी उसके पास वो पावर्स होंगी। एक मरहले के एतबार से देखा जाए तो ये कानून कॉन्स्टिट्यूट बनाया गया LG एक्ट के नाम से। 2001 के मुकाबले में चारों LG एक्ट्स की एक खास अहमियत है, वो ये है कि किसी भी एक्ट में लोकल गवर्नमेंट को एक हद तक काम करने और इख्तियारात की इजाजत होगी, उससे आगे उसको इख्तियारात नहीं होंगे। और चारों सूबों की जो हुकूमतें होंगी ना, वो मुंतखब सरबराहान पर मुश्तमिल होंगी, उनको मुअत्तल भी किया जा सकता होगा, इसका हक कौमी असेंबली के पास मौजूद होगा। मुकामी हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट जिसको आपको कहते हैं, ये फंड के काम का इंतजाम वगैरह करेगी, यानी कि जितने भी फंड्स वगैरह होते हैं महकमा खजाना से उनको दिए जाते हैं, उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको इन्वेस्ट करना, उसको आगे खर्च करना, ये उनके जिम्मे होता है, ठीक है ना। इससे ज्यादा के इख्तियारात उनके पास नहीं होते हैं। वो एक हद तक जो है पैसा मुल्की खजाने से ऊपर की गवर्नमेंट के जरिए से हासिल कर सकते हैं, जो उनको उनके हेड्स की सूरत में हेड्स के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। उनको खर्च करना इस LG एक्ट के तहत जो 2001 में चारों सूबों के लिए बनाया गया था, उनको ये कानून के तहत जो है इतना ही हक हासिल होगा, इससे ज्यादा पावर्स उनके पास या इख्तियारात नहीं होंगे। इतनी बात समझ में आई? LG एक्ट क्या है?
और कब बना और इससे क्या इख्तियारात हासिल होते हैं, इसकी कितनी हैसियत है। नई बात समझ आ रही? थोड़ी थोड़ी आ रही है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम 2013। देखो जो हमारा अपना अंदरूनी लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो क्या कहलाता है, सूबाई। इसको हम क्या कहते हैं, कराची के अंदर जो कितने सूबे इस वक्त मौजूद है, कराची खुद क्या है, एक डिवीजन है ना। डिवीजन को तुम उर्दू में क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, सब डिवीजन, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट। और सूबा क्या कहलाता है, पूरा प्रोविंस कहते हैं, यही कहते हैं। और सिंध जो है ये पूरा एक क्या है, प्रोविंस है, एक सूबा है। और इस तरह पूरे पाकिस्तान के इस वक्त तक टोटल कितने सूबे थे, 4 थे, और अब कितने बन गए, 5 हो गए। तो यहां पर 4 के हिसाब से बात चल रही है कि उन चारों के हिसाब से ये गवर्नमेंट का एक्ट बना था सूबाई लेवल पर। अब चूंकि 5वां भी सूबा बन चुका है, केपीके का वो अलग किया गया है ना, तो उसके हिसाब से अब उस पर भी यही कानून यानी कि एलजी एक्ट 2013 ये इंप्लीमेंट करता है। उस पर भी ये कानून लागू होता है कि वो सूबाई आ जाए। गवर्नमेंट इन इख्तियारात की हामिल होगी, इससे ज्यादा ऊपर के इख्तियारात नहीं रख सकती। यानी कि वो डायरेक्टली जो है कौमी खजाने से फंड नहीं हासिल कर सकती डायरेक्टली, हाँ इस जरिए से हासिल कर सकती है जो कि कौमी हुकूमत होती है उसके मुताबिक, उसको बाईपास नहीं कर सकती। उसके थ्रू जो है वो ये तमाम खर्चे वो अपने हेड के अंदर हासिल करती है और फिर इन्वेस्ट करती है आगे जो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या जितने भी काम होते हैं। तो इनका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इस एलजी एक्ट के एतबार से इतना ही है। स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूंसी डेलिमिटेशन, ये पढ़ लो कोई स्टूडेंट। हल्का बंदी किस एतबार से होती है और एक स्ट्रक्चर ढांचा कैसे बनाया जाता है, किसका, ये जो आप पढ़ लें अभी लोकल गवर्नमेंट आ जाए। ऑल 4 LG एक्ट प्रोवाइड फॉर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस ऑन अ पार्टी बेसिस। क्या मतलब है इस बात का कि एलजी एक्ट के मुताबिक चारों एक्ट जमाती बुनियादी तौर पर मुकामी हुकूमत के इंतखाबात का इंतजाम करते हैं। ये जितने भी इंतखाबात होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, हर सूबा अपने एतबार से उसका क्या करता है, इंतजामात करता है कि लोकल गवर्नमेंट को बनाने के लिए, उसका स्ट्रक्चर, उसका एक ढांचा बनाने के लिए और उसकी हल्का बंदी बनाने के लिए। हल्का बंदी किसको कहते हैं, डिवीजन एंड सब डिवीजन, कि कितने इसके हल्के बनेंगे। ये आपको बताया जाता है ना कि आप उस हल्के के अंदर जाके अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, दूसरे हल्के में नहीं कर सकते जहां पे आपका नाम होगा। तो इस सब स्ट्रक्चर का इंतजाम सब कौन कर रहे होते हैं, सूबाई असेंबली कर रही होती है। और आगे देखो, सिंध एंड बलोचिस्तान विल हैव यूनियन काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन दी रूरल एरियाज एंड यूनियन काउंसिल कमिटीज एंड म्युनिसिपल कमिटीज इन दी अर्बन एरियाज। The Khyber Pakhtunkhwa LG Act also provides for Tehsil Council and Village Council in the rural areas and the Neighborhood Council in the urban areas। क्या होता है, सिंध और बलूचिस्तान में जितने भी ये देहाती इलाके हैं, इनमें यूनियन काउंसिल्स काम करती हैं, वर्क करती हैं इसके कानून के LG एक्ट के मुताबिक। और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और शहरी इलाकों में यूनियन काउंसिल्स कमेटियां, म्युनिसिपल कमेटियां ये काम करती हैं। आपके शहर के अंदर आपको कौन सी काउंसिल्स नजर आ रही होती हैं, म्युनिसिपल काउंसिल, और उसके अलावा जो भी कमेटी है या काउंसिल्स है। पीपल्स पार्टी के दौर में उन्हीं को वार्ड बना दिया गया था, वो पहले वार्ड हुआ करती थी, इसके बाद ये काउंसिल के नाम से मुतारिफ हुई, फिर ये काउंसिल के नाम पर अब बनती है, यूनियन काउंसिल्स के नाम से आपको नजर आती है। लेकिन जितने भी देहाती इलाके हैं वहां पर क्या होता है, सिंध और बलूचिस्तान में जितने भी देहाती इलाके हैं वहां पर सिर्फ यूनियन काउंसिल्स होती हैं और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं। और हमारे शहरों में क्या है,
यूनियन काउंसिल्स हैं, कमेटियां और म्यूनिसिपल जो है वो कमेटियां मौजूद होती हैं जो आगे सारा इस स्ट्रक्चर को लेकर चल रही होती हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में एलजी एक्ट के मुताबिक जो है वो जितने भी देहाती इलाके हैं उनमें तहसील का सिलसिला होता है, उसका स्ट्रक्चर चलता है, वहां पर तहसीलदारी होती है, इसीलिए तहसील का बंदा भी होता है। और विलेज काउंसिलों और शहरी इलाकों में नेबरहुड काउंसिलों के लिए भी इंतजाम किया जाता है। नेबरहुड काउंसिल यानी कि यूनियन काउंसिल्स के पड़ोसी, ये उसके एतबार से पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपके एग्जाम में इस तरह सवाल आ सकता है कि भाई कैसे ये जो हमारा प्रोविंशियल या फिर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, किस तरह उसकी बुनियाद होती है, उसकी साख, उसकी हल्काबंदी किस अंदाज पर होती है। तो आपको ये तीन बातें जो मैंने यहां पर बताई है ना वो बतानी पड़ेंगी। सिंध को लेकर और बलूचिस्तान को लेकर, पंजाब को लेकर इनका एक पैटर्न है, एक तरीका है, और खैबर पख्तूनख्वा को लेकर उसका एक थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है, थोड़ा सा अलग तरीका है। उनके मुताबिक कौन सी यूनियन काउंसिल बनती है ये आपको बताएं। यहां पर पंजाब और सिंध में जिला काउंसिलों के सरबराहों का जो इंतखाब होता है ये मुताल्लिका काउंसिल के तमाम अरकान करते हैं, यानी कि वहां पर जिसको भी काउंसिल का हेड बनाया जाएगा उसकी जिम्मेदारी हेड बनाने की इन जिले काउंसिलों के सरबराहान के जिम्मे होती है। तमाम अरकान में इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए बिलवास्ता तौर पर यह इलेक्शन किया जाता है। आपने देखा होगा कि भाई जो भी जिसको टिकट मिलता है वो इनकी तरफ से लड़ना होता है इलेक्शन, और जब उसकी सीटें ज्यादा उसके वोट ज्यादा हो जाते हैं तो उसकी बुनियाद पर वो क्या हो जाता है, उस पार्टी की तरफ से मुंतखब वहां का उस इलाके का नुमाइंदा बन जाता है। इसी एतबार से अगर सूबाई एतबार से यानी कि पूरे सिंध के एतबार से जो सबसे ज्यादा सीटें लेकर जाएगा तो उसकी हुकूमत यहां पर कायम हो जाएगी। एक स्ट्रक्चरल वाइज इनको किसने इलेक्ट किया, आपके सबको वोट देने के बाद उनके मेंबरान जिसके ज्यादा यहां से जीत जाते हैं तो वो अपनी पार्टी को जिता देते हैं, और सूबाई एतबार से उनकी लोकल गवर्नमेंट जो है ये यहां पर इंप्लीमेंट हो जाती है, यानी कि वो जीत जाते हैं तो उसी सरकार के लोगों के जीतने की वजह से वो पूरा सूबा उनके हाथ में चला जाता है। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से जो ये स्ट्रक्चर बनाया गया है उसके एतबार से मैंने आपको बता दिया। अच्छा, टर्म्स लिमिट एंड द इलेक्टोरल प्रोसेस आ जाए। कहां चला गया, एक स्लाइड निकल गई क्या? बात समझ में आई है नहीं आई है? क्या बात समझ में आई? हाँ, किस तरीके से होगा? पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान इनका स्ट्रक्चर एज इट इज सेम है, और डिफरेंट किसका स्ट्रक्चर है? केपीके का। ये आपको पता होना जरूरी है। चलें आगे क्या है? टर्म लिमिट्स एंड द इलेक्टोरल प्रोसेस। मुद्दत की देखें जो एक लिमिट होती है, हुदूद होती है, और इंतखाबी अमल यानी कि कैसे इलेक्शन होंगे और किस तरीके से इनको मुंतखब किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा, और दूसरा ये कि इनकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी। तो आपको पता भी है और आपको अंदाजा भी है इस बात का, एक्ट मुकामी हुकूमतों की मुद्दती हुदूद भी बताता है। एलजी एक्ट जो आपने अभी पढ़ा 2013, ये दो बातें दो किस्म के स्ट्रक्चर के अंदर पॉइंट को विजिबल करता है, वाजे करता है। किन दो पॉइंट्स को? फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि ये स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, क्रिएट होगा, किस अंदाज में इसको बनाया जाएगा, और दूसरा इस पॉइंट को वाजे करता है कि ये जो भी हुकूमत या सूबाई एतबार से इलेक्ट होंगे लोग तो ये कितने अरसे तक, कितने प्रोसेस, कितनी मुद्दत तक यहां पर टाइम लिमिट तक वक्त गुजारेंगे, ये भी यही स्ट्रक्चर बताता है। पढ़े इसको कोई स्टूडेंट? पढ़ ले, आप पढ़ ले जरा। LG Acts of 2013 are not consistent on the term limits of the local government.
Punjab provides for a term limit of 5 years, Sindh and Balochistan of 4 years, and KPK of 3 years. The electoral process also varies across provinces. Punjab provides for direct election for the post of chairman and vice chairman of the union councils, whereas Sindh envisages indirect elections of chairman and vice chairman of union councils from a panel of 9 councillors elected to the general and reserved seats. टाइम ड्यूरेशन जो है ना, देखे पंजाब के जितने भी सूबाई इलेक्टर्स होंगे वो 5 साल का अरसा गुजारते हैं। सिंध और बलूचिस्तान के जो होंगे वो 4 साल का अरसा गुजारते हैं और केपीके के 3 साल की मुद्दत उनको दी जाती है। आपको पता है कि ये सूबाई एतबार से, अगरचे कौमी एतबार से हमारे इलेक्शन हो चुके होते हैं, लेकिन सूबाई सीटें ये इनकी मुद्दत जो है वो खत्म होती रहती है। दरमियान में आपको पता चलता रहता है कि भाई ये सूबाई इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है ना। ये उस इलाके के या उस खास जगह से वो बंदा खुदा ना खास्ता इंतकाल कर गया, मर गया, या उसने अपनी सीट छोड़ दी, या कोई भी ऐसा इशू हो जाता है तो वहां पर भी या धांधली हो गई या कोई मसाइल हो गए, कानूनन जो है केस उन्होंने जीत लिया मुखालिफ पार्टी ने, तो वहां पर दोबारा से फिर ये इलेक्शन जो है करवाए जाते हैं। तो वो यही किस्म के इलेक्शन हो रहे होते हैं। अगर वो ना भी इस तरह का कोई मसला पेश आए तब भी सूबाई एतबार से जो एक टाइम ड्यूरेशन है वो सिंध पंजाब का 5 साल है, सिंध और बलूचिस्तान 4 साल है, केपीके के अंदर 3 साल का अरसा यहां पर मुख्तस किया गया है। उसके एतबार से तमाम सीटें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ओहदे जो है वो दिए जाते हैं डायरेक्टली इंतखाबात के जरिए। जहां सिंध में देखा जाए तो वो जनरल और मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले काउंसलर्स के पैनल से यूनियन काउंसिलों के चेयरमैन सेलेक्टेड होते हैं, वाइस चेयरमैन सेलेक्टेड होते हैं, और ये क्या होते हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इनको सेलेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि ये इनडायरेक्टली इनका सिलेक्शन होता है चेयरमैन का यूनियन काउंसिलों के और इसी तरह वाइस चेयरमैन का। चले भाई आगे, यहां पर तुम्हें देखो स्ट्रक्चर दिया, लोकल गवर्नमेंट इन सिंध 2015, अर्बन एरिया इन अ डिस्ट्रिक्ट, रूरल एरिया इन अ डिस्ट्रिक्ट। तो अर्बन एरिया के अंदर देखो जो हमने आपको सारा कुछ बताया अभी, उसमें ये सब चीजें आ जाती हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट, म्यूनिसिपल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटीज, टाउन कमेटीज एंड यूनियन कमेटीज जो आपको नजर आती रहती हैं। सबसे नीचे जो है आपको हर इलाके के अंदर यूनियन कमेटी नजर आएगी, उसके ऊपर एक टाउन की कमेटी होगी जो पूरे इलाके की तमाम सब यूनियंस कमेटी की एक टाउन कमेटी होगी, उसके ऊपर म्यूनिसिपल कमेटी होगी, उसके ऊपर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमेटी होगी, उसके ऊपर पूरे डिस्ट्रिक्ट की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमेटी होती है, और उनमें सबसे ऊपर जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन होती है। क्या हुआ मतलब, चलो वो थोड़ा पीछे ही चल रहा है, आहिस्ता ही चल रहा है, आगे आ जाओ। आहिस्ता तो चल रहा है, तेज कहां चल रहा है, इतना फुल तो नहीं चल रहा, स्पीड मतलब इसकी स्लो ही है। आगे आ जाओ अगर इधर आना है तो। अच्छा भाई, अच्छा आगे देखो, रूरल एरिया इन अ डिस्ट्रिक्ट, इसके अंदर क्या है, रूरल एरिया में बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड यूनियन काउंसिल्स होती हैं, ये दो है जो आपको पीछे बता भी दिया है। लोकल गवर्नमेंट इन सिंध 2015, इसका स्ट्रक्चर देखो, पॉपुलेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूट होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, मर्दमशुमारी जब होती है उसमें काउंटिंग आ जाती है उस इलाके के लोगों की, उनकी मर्दमशुमारी पता चल जाती है कि शुमारियात का इदारे का ये काम है, वो गिन लेता है, बता देता है भाई इस इलाके में इतनी पॉपुलेशन है, इतने लोग इस वक्त रह रहे हैं और उनकी गिनती इतनी है, उसके हिसाब से पॉपुलेशन वाइज जो है इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। इसको देख लेना, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा काम की चीज है। अच्छा जी, टोटल यूनियन कमेटीज 355 है एंड 1131 यूनियन काउंसिल्स इन द प्रोविंस है ऑफ देम।
213 यूनियन कमेटीज है और 22 यूनियन काउंसिल्स हैं फॉल विद इन कराची 6 डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन DMCS कहते हैं एंड द कराची डिस्ट्रिक्ट काउंसिल KDC रेस्पेक्टिवली। 3 मोर, ये तकरीबन जो स्ट्रक्चर यहाँ पर शेयर है ये 2015 का है मेरा ख्याल है। हाँ, 3 more municipal corporation of Hyderabad, Sakkar and Larkana have been notified with 96, 26 and 20 union committees respectively. The 3 districts along with 19 other districts and Karachi division will have district council as well, where 21, 44 and 37 union council have been carved out। जो उस वक्त के एतबार से एक स्ट्रक्चर बना था उसमें तकरीबन इस हिसाब से यूनियन कमेटीज, यूनियन काउंसिल्स वगैरह थी। अच्छा, यूनियन कमेटी वार्ड लेवल, इसको भी देख लेना, ये इतना अहम नहीं है, छोड़ो। जुडिशरी, कानूनी एतबार से जो एक स्ट्रक्चर बनता है, हमने स्टार्ट में भी इसको पढ़ा था, देखा है, तो वहां पर आपको क्या बताया कि कानून को समझने के लिए देयर आर रेस्पॉन्सिबल टू अंडरस्टैंड एंड इन्फोर्स द लॉ। इट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सेक्शन: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल शरिया कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। यानी कि कानून का जो स्ट्रक्चर है, रखवाले यानी कि फैसला करने वाले और अदल इंसाफ को आम करने वाले, ये किस एतबार से होते हैं, इसके जिम्मेदारी भी इन्हीं सूबाई असेंबलियों के जिम्मे होती है। ये लोग ऐसे इस कानून को इस स्ट्रक्चर के वाइज लेकर चलते हैं, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर जो है वो आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, जिसको आप क्या भी बोलते हैं, अदालत आला भी कहा जाता है। और सेकंड नंबर पे हाई कोर्ट है जो उसके नीचे आती है, और थर्ड नंबर पे फेडरल शरिया कोर्ट है जो कानूनी शरी एतबार से फैसले करती है, जिसके अंदर उलमा और मुफ्तियान इकराम का मुस्तनद हजरात का एक बेंच होता है। फेडरल शरिया कोर्ट यानी कि जिसको आप विफाकी शरी अदालत भी कहते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिले अदालत, और उसके बाद लास्ट में लोअर कोर्ट, मजिस्ट्रेट्स कोर्ट यानी कि जो मजिस्ट्रेट की अदालत होती है, लोअर कोर्ट इसको कहा जाता है, सबसे नीचे दर्जे पर ये आती है। ये उसका एक अदालत का अदल इंसाफ का बराबरी करने के लिए जो एक स्ट्रक्चर है, निजाम है, उसमें सीक्वेंस वाइज जो है ये तमाम अदालतों के नाम आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन, कानून। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन की तारीफ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सिस्टम ऑफ फंडामेंटल लॉज एंड प्रिंसिपल दैट प्रिस्क्राइब द नेचर, फंक्शन एंड लिमिट्स ऑफ अ गवर्नमेंट और अनदर इंस्टीट्यूशन। देखें, आईन जो है कानून साजी, कानून बनाना जिसके मातहत लोगों को सख्ती करके भी अमन व अमान, चैन सुकून पर राजी करना, आमादा करना, ये आईन क्या है? बुनियादी कवानीन और उसूलों का नाम है। यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर कायम करना जिसमें कानून की पाबंदी की जाए, उसूलों की पाबंदी करवाई जाए। तो उसूलों का नाम और इसी तरह बुनियादी कवानीन का नाम, ये क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ में आ रही है भाई? कानून किसको कहते हैं? कानून क्या चुड़िया है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चुड़िया है? कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ भाई, अंधा है तो अंधा ही आदमी तो कामयाब होता है, पागल आदमी, हर आदमी अंधे आदमी का ख्याल करता है। नहीं पता? जिसके आंखें नहीं है, हर अगर इधर आ जाएगा तो मैं भी उठ के उसको जगह पे बिठाऊंगा, आप भी उठ के उसका हेल्प करेंगे, उसका पेपर भी आप लिखेंगे, उसको निकालेंगे भी आप, रोड भी क्रॉस कराएंगे, बाहर भी खाने के लिए कोई मसला होगा आप कर देंगे सारा काम। तो आप कर रहे हैं, कानून का साथ तो पूरा दे रहे हैं, तभी तो अंधा हुआ है। नहीं, अभी क्लास स्टार्ट हुई है, थोड़ी देर में बोलो तो समझ भी आएगा। जाओ जो काम है करो। तो कानून भाई अंधा मैंने और आपने किया है, खुद अंधा नहीं हो गया, हमने उसकी इतनी मदद करी। अच्छा भाई,
अच्छा, कोई स्टूडेंट पढ़ ले इसको जरा यार, करीब वाले आप पढ़ लें जरा। Constitution is a system of fundamental laws and principles that prescribes the nature, functions, and limits of a government of another institution. Forms of constitution: written, unwritten, partly written. Constitution of Pakistan. In Muslim state, particularly Pakistan, laws are not derived from the constitution, but constitution is formed according to Almighty Allah, Prophet peace be Prophet sallallahu alaihi wasallam. Holy Quran, Constitution in Pakistan. पाकिस्तान का जो कानून है ना, ये इन रिटर्न तहरीर की शक्ल में मौजूद है। पाकिस्तान का आइन हमारे जितने भी कवानीन हैं उनसे नहीं लिया जाता। जो कानून यहाँ पर मौजूद है, हकीकत में ये अल्लाह और उसके रसूल का जो कानून है उससे अखज़ किया जाता है, यानी कि वहाँ से लिया जाता है। चूँकि पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो चूँकि इस्लामी का वर्ड इसके साथ अटैच है, जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर दिखावे के लिए बज़ाहिर जनरली तौर पर फिज़िकली देखा जाए तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस, कानून, कवानीन मुरतब किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो कुरान और हदीस की रोशनी में बनाए जाते हैं। लेकिन ये बात कहने की हद तक सही है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो वो कवानीन अपने एतबार से ही बनते हैं, जो कि गलत है। पाकिस्तान का खुद अपना पहला कानून ही यही है कि जितने भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस क्रिएट बनाए जाएंगे, चाहे वो किसी भी कानून के तहत हो, वो कुरान और हदीस के मुखालिफ अगेंस्ट नहीं हो सकते। लेकिन हमारे यहाँ आपको नज़र आएगा कि कुरान हदीस के मुखालिफ बहुत से कवानीन, बल्कि अक्सर कवानीन राइज हैं और वो चल भी रहे हैं। बात समझ आ रही है? क्योंकि कुरान खुद ये बात कहता है, वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। ये आयत आपको याद रखनी चाहिए पाकिस्तान के कवानीन को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान के कवानीन इस आयत के तहत जो है सारे मुसलमानों को काफिर करार दे रहे हैं, बना रहे काफिर। कुरान की ये आयत ये कह रही है, वमल्लम यहकुम, जो कोई हुक्म नहीं मानता या फैसले नहीं करता, बिमा अंज़लल्लाहु, उस चीज़ के मुताबिक जो आसमान से उतरी है। आसमान से क्या उतरी है? किताबुल्लाह। यहाँ हुक्म की बात हो रही है तो अक्ल से सोचना पड़ेगा कि हुक्म आसमानी किताब में आया है, मनोसलवा में नहीं आया है। बात समझ आ रही है? इधर मुझे बहुत ख़तरनाक मिसाल इसके लिए आई है दिमाग में, लेकिन मैं दे नहीं रहा क्योंकि आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। अब क्या है कि जो कुरान की आयत कह रही है कि आसमान से उतरा, जो जिसमें हुक्म मौजूद है, यानी कि कुरान, उसके मुताबिक जब आप फैसले नहीं करते, वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, तो सुन लो कि यही वो लोग हैं जो काफिर हैं, क्योंकि जो अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसले नहीं करते, लॉ एंड ऑर्डर नहीं करते, हुक्म जारी नहीं करते कुरान और हदीस के मुताबिक, ये लोग क्या हैं? गैर मुस्लिम है, काफिर है। ये कुरान का, अल्लाह का फतवा है। तो पाकिस्तान जो एक कंट्री है, मुल्क है, इसको कुरान के मुताबिक पता है, इस आयत के मुताबिक भी पता है। तो अब अगर कुरान ने रिबा को, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह कुरान में कहते हैं कि मैं हुक्म देता हूँ कि सूद को मिटा दो, खत्म कर दो, और जो खरीदो फरोख्त बिजनेस है इसको आम कर दो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबतुल विदा के मौके पर ये बात फरमाई कि आज के बाद मैंने अपने चचा का भी सारा सूद माफ कर दिया, आज के बाद कोई सूद का लेन देन नहीं करेगा, क्योंकि ये आयत नाजिल हो गई थी। तो जब सूद पर लेन देन करना ही हराम है, मुसलमान का काम ही नहीं है, तो फिर क्यों सूद पर निजाम यहाँ पर चल रहे हैं? सूद पर आप क्यों कर्जा ले रहे हैं? ये कुरान के खिलाफ अमल है, बिल्कुल कुरान के खिलाफ है। उलमा थोड़ा सा पहले भी ताज़ा खुसूसन बात सियासी
लोग भी इसके खिलाफ खड़े हुए थे और उन्हीं को जो है खतरनाक किस्म की धमकियां दी गई कि भाई ये सूद के खिलाफ आप बात नहीं करें, ये कानून है यहाँ पर। तो मसला क्या है कि कुरान और हदीस के खिलाफ कभी भी कानून साजी नहीं की जाएगी, ये पाकिस्तान का खुद का कानून है। लेकिन अगर हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी उन रियासत चलाने वाले लोगों के ज़िम्मे है। आप मौलवी को इसमें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आपने मौलवियों को कौन सी सीटें दिलाई हैं। अगर उनको आप इक़्तिदार में लाए हैं और फिर ये काम हो रहे हैं तो आप मौलवी से सवाल कर सकते हैं कि बताओ भाई क्यों तुम निज़ाम नहीं सही कर रहे। सीटें आपने सारे चम्मारों को और शराबियों को और धोखा देने वालों को, ऐसे लोगों को दिए, आपने खुद दिए वोट देकर, वोट कास्ट करके। और सवाल आप मौलवी से करते हैं कि भाई तुम निज़ाम क्यों नहीं ठीक कर रहे, आवाज़ क्यों नहीं बुलंद कर रहे। वो कहाँ से आवाज़ बुलंद करेगा भाई। पहले तो उनको कम से कम 250 चलो 250 60 सीटें दिलाओ मौलवियों को, फिर देखो हमसे सवाल करना। अगर एक साल के अंदर भी नक्शा बदल दिया पाकिस्तान का तो कहना। बेटा सब बदल जाते हैं, इंसान बदल जाता है। मुल्क का निज़ाम कौन सी बड़ी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है मुल्क का निज़ाम। बस ये ईमानदार लोगों के हाथ में आना चाहिए। इन दोनों का मोबाइल लो, आपने लिया है? हाँ, इनका मोबाइल आपने लिया है? उठ जाओ दोनों, आप भी उठ जाओ। बाहर आ इधर, आगे नहीं लेटाऊंगा तुम्हें, आगे तुम इधर, आप उधर, सबसे आगे बेटा, उनके भी आगे, सबसे आगे वहाँ, सबसे आगे और आगे वहाँ। और मोबाइल आपके पास ही है ना, मोबाइल नहीं होना चाहिए पास। अच्छा भाई ये स्ट्रक्चर देख लेना, इसके आगे देखो, साइलेंट फ्यूचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कोई स्टूडेंट इसको जरा रीड कर ले, जोर से पढ़ ले, आप पढ़ लें जरा सा, आप रीड करो जोर से। The Constitution of Pakistan 1973 is valid because amendment procedure is not easy. This Constitution provides that to a free majority of votes of members of the National Assembly and Senate and assent of President of Pakistan are necessary for its amendment. The Constitution of Pakistan 1973 announces that Islam would be state religion. Parliamentary form of government has been provided for the government in the Constitution. देखें जो मैंने आपको बताया, इन रिटर्न लिखी हुई तहरीरी शक्ल के अंदर पाकिस्तान का आइन मौजूद है। 1973 में ये लिखा गया ये आइन, और ये तकरीबन इसके जो टॉपिक्स हैं जिन पर ये मुश्तमिल है, डिपेंड करता है, वो टोटल जो है 6 शेड्यूल्स हैं इसके, जिनमें से 12 हिस्सों पर वो तकसीम होता है। 280 उस वक्त कानून इसमें बनाए गए थे। पाकिस्तान का आइन बहुत सख्त है और इस आइन के अंदर तरमीम करना, अमेंडमेंट करना, ये भी बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं है। 1973 में जो ये आइन बना, तो ये आइन इस बात की को भी कन्वे करता है, फराहम करता है कि जितने भी अरकान कौमी असम्बली और सेनेट के वोट होंगे ये अक्सरियत पर मुश्तमिल होने चाहिए, यानी कि आधे से ज़्यादा, 2/3 की अक्सरियत जिसको कहा जाता है। और उसके लिए सदर की भी मंजूरी ये भी लाजमी करार दी गई। उसी कानून के तहत मज़हब जो एक आम तौर पर होगा, रियासती मज़हब जिसको कहा जाएगा, वो पाकिस्तान का क्या होगा, इस्लाम ही होगा, और इस्लाम रियासती मज़हब कहलाया करेगा।
और 1973 की जो पार्लिमानी शक्ल आइन में हुकूमत के लिए जो पार्लिमानी तरीका था ना हुकूमत का, वो इसने ही फराहम किया कि किस अंदाज पर पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर होगा, वहाँ पर जो मौजूद अरकान होंगे सेनेट के या उसके अलावा जो मेंबर्स होंगे, तो ये किस कानून के तहत जो है आगे काम करेंगे। इसीलिए पाकिस्तान का आइन जो है ये इतना इस कदर मुश्किल बनाया गया कि इसको इतनी आसानी से तब्दील ना किया जा सके, ना इसको बदला जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी जो है कानून को समझने वाले जितने महंगे तरीन लोग हैं यहाँ, उनको हायर किया जाता है और कानून के अंदर अपनी मर्जी की रातों रात तब्दीलियाँ करवा दी जाती हैं। पता ही नहीं चल पाता पाकिस्तानी आवाम को कि कब कौन से कानून के अंदर क्या तब्दीली किस दिन कर दी गई, किसकी इजाज़त से हो गई, कौन से अंधेरे में हो गई, किस रात में हो गई, कैसे अदालत खुल गई, कुछ नहीं पता चल पाता और कानून साजी करवा भी दी जाती है बड़ी चालाकी और होशियारी के साथ, जो कि बिल्कुल इल्लीगल तरीका है। देखा जाए खुद पाकिस्तान के आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। नेशनल लैंग्वेज, यहाँ की जो कौमी ज़बान होगी वो कौन सी होगी? उर्दू ज़बान कौमी करार दी गई। इसी तरह फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 प्रोवाइड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ 4 प्रोविंसेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम जो है ये 4 सूबाई असेंबलियों को उनके तरीक़ेकार को हैंडल कर रहा होता है। डायरेक्ट इलेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 हैज़ प्रोवाइडेड मेथड ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन टू एलेक्ट मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली। नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के डायरेक्ट जो है इलेक्शंस वो एडमिट कर सकता है कौन? 1973 के कानून के मुताबिक यही मेथड दिया गया है कि उनको डायरेक्ट इलेक्ट किया जा सकता है, यानी कि उनके लिए डायरेक्ट इलेक्शन करके उनको मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली सेलेक्ट किया जा सकता है। बाय कैमरल लेजिस्लेचर, द फेडरल लेजिस्लेचर इज बाइकैमरल कंसिस्टिंग 2 हाउसेज, सेनेट अपर हाउस एंड नेशनल असेंबली लोअर हाउस। वो आला कहलाती है सेनेट जो है, और निचली क्या कहलाती है? जो नेशनल असेंबली है वो उसके मातहत कहलाती है। आगे देखो, प्रीमेबल, होल्डिंग ऑफ रेफरेंडम, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। कोई पढ़ ले इसको जरा सा। कोई पढ़ ले, आप पढ़ ले जरा। Preamble means an introductory part of statute. It is not a part of the constitution. It is stated to in it the sovereignty over entire universe belongs to Almighty Allah. The President of Pakistan is authorized to order for holding a referendum on any issue of national importance. The Constitution of Pakistan 1973 provides single citizenship. An independent judiciary has been provided in 1973 Constitution. Judiciary safeguards the fundamental rights of the people of Pakistan. प्रीमेबल कहते हैं तमहीद, तारुफी इंट्रोडक्शन होता है ना। इस कानून के इस हिस्से के अंदर कोई आइन साजी नहीं हुई है, ना कोई ये आइन का हिस्सा है, बल्कि इसके अंदर एक ये सेंटेंस जो है वो जमा किया गया, लिखा गया तहरीरी शक्ल में कि हाकमियत सिर्फ़ और सिर्फ पूरी कायनात पर, पाकिस्तान पे भी और बल्कि पूरी कायनात के ऊपर भी किसकी होगी? अल्लाह की होगी। यानी कि किसी को हाकिम ठहराना, किसी को सदर कहना या वज़ीर आज़म कहना, ये भी गलत है। शरई एतबार से देखा जाए तो कोई भी हाकिम मौजूद नहीं है दुनिया के अंदर, और ये बात कानून के अंदर तमहीद के तौर पर एज अ प्रीमेबल लिखी गई है कि वाकई ये बात सच है। कुरान भी इस बात को मानता है, मुसलमान भी मानते हैं। कुरान भी कहता है, मुसलमान भी मानते हैं कि हाकिमियत, हाकिम कोई भी दुनिया में मौजूद नहीं है। यानी कि मैं किसी भी चीज़ पर हुक्म नहीं चला सकता, मुझे ये अहलियत और मुझे ये हैसियत ही हासिल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ हाकिमियत की हैसियत किसको हासिल है? अल्लाह की ज़ात को हाकिमियत की हैसियत हासिल है। वही सिर्फ इस कायनात पर असल मालिक है, असल हाकिम है। लेकिन चूँकि अल्लाह ने खुद इजाज़त दी है, तो इस वजह से हम किसी को अपना हाकिम मानते हैं। और फिर शरीयत ने जैसा कहा है कि उससे बगावत नहीं करनी, उससे रूगर्दानी नहीं करनी, उसके हुक्म का इनकार नहीं करना, तो फिर हम उसके तहत जो है रहते हुए उसके ऑर्डर्स को मानते हैं, उन लॉ एंड ऑर्डर्स को हम
बिल्कुल मानकर चलते हैं, हम उसका इनकार नहीं करते। आगे बात यह है कि जब उसको मानते हैं तो अब सदर पाकिस्तान को भी मानेंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी मानेंगे। रेफरेंडम का जो ऑप्शन है ये सदर पाकिस्तान को हासिल होता है, वो करवा सकता है। वो इस बात का मजाज होता है कि वो ये ऑर्डर जारी करे कि इस काम के लिए, इस मामले के लिए रेफरेंडम करा लिया जाए। इसी तरह पाकिस्तान का आइन 1973 वाहिद शहरियत फराम करता है, यानी कि पाकिस्तान की नेशनलिटी, जो पाकिस्तान में मौजूद लोग हैं, जो यहाँ पैदाइश हुई, जिनकी जो यहाँ पैदा हुए, उनको ये निशानी के तौर पर पाकिस्तानी मानता है, अगरचे वो बाहर से आए हों। अगर नहीं माना जाता तो ये उनके साथ ज्यादती। एक क्या है, जुर्म वाला अमल है कि एक कानून मौजूद था, आपने गैर कानूनी तरीके से उस कानून को तोड़ दिया, चाहे वो कोई भी कानून है। फाइन एंड एनालिसिस, ये पढ़ ले कोई स्टूडेंट, पढ़े ज़रा, आप पढ़ लो फाइन एंड एनालिसिस यहाँ से। To conclude that 1973 Constitution of Islamic Republic of Pakistan is a democratic state. Parliamentary with bicameral legislature in the nature, it is constitution of elected people. All major political parties of Pakistan unanimously accepted it. Minority also has safeguard and fundamental rights in the. चूँकि एक जमहूरी कानून यहाँ पर है और जमहूरियत नाफिज की गई है, तो उसी के एतबार से दो ईवानी मुकन्ना, इसमें जितने भी सरबराहान होते हैं, जब वो हलफ उठाते हैं तो वो इस बात का भी अहद करते हैं कि हम इस कानून की पासदारी करेंगे, यानी कि इसको मानेंगे, इसको मान कर चलेंगे, इस कानून की किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी हम नहीं करेंगे। इसी वजह से चूँकि पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातें भी इससे एग्रीड करती हैं, मुत्तफिका उसको एक्सेप्ट करती हैं, हलफदारी के जो पूरी एक हलफदारी का ये दिन रखते हैं जिसमें उससे हलफ लिया जाता है, उस वक्त तो उसको वो कबूल करते हैं। इसीलिए ऐसे आइन में के मुताबिक भी जो माइनॉरिटीज़ हैं, ऐसी जमातें जो कम तादाद के अंदर इधर मौजूद हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप देख लें कि कोई गैर मुस्लिम है, उनकी ज़्यादातर जमातें, या फिर कोई मज़ाहिब की जमातें हैं, ठीक है ना, वो भी जो तादाद के अंदर मुसलमानों के मुकाबले में कम है, तो उनके हुकूक की पासदारी करना इस आइन का भी हिस्सा है। बात समझ आ गई? जमहूरियत के कानून का वो हिस्सा है, वो इससे बाहर नहीं है। चले भाई, यहाँ तक बात हो गई। बेटा अटेंडेंस हो गई, उसमें टाइम नहीं ज़ाया करो, अटेंडेंस बार बार नहीं होती है, पूरी क्लास में अटेंडेंस ही लेते रहो। हाँ पता नहीं, पूछ लेना आप यहाँ से, मुझे नहीं पता किस बात की छुट्टी है कल। हाँ तो वो आपके पास आए अनाउंसमेंट या कुछ आई है, नोटिफिकेशन? अच्छा ये बताओ, ग्रुप कहाँ तक प्रेजेंटेशन हो गई थी? वो मेरे पास लिखी नहीं है। ये सबको जब सीपी में 0 मिलेगा ना, तब इनको खुद दिल ठंडा हो जाएगा इनका, तभी दिल ठंडा होगा, ऐसे नहीं होगा इनका दिल। क्योंकि जो खुद बता के दे देगा इधर तो नंबर मिल जाएंगे, नहीं देगा तो वो 0 ही नंबर है। जिनके ग्रुप का नंबर गुजर चुका है और उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन नहीं दी है, सीपी के 10 से 15 नंबर उनके माइनस हो जाएंगे खुद ही। 10 से 15 नंबर मैं उनको नहीं दूंगा, बाकी जो पीछे नंबर बचेंगे वो आपने जिस हिसाब से असाइनमेंट दिए, क्विज दिए और जो चीज़ें हैं आपकी अटेंडेंस है, उसको लेकर नंबर बन जाएंगे, बाकी उसके अलावा नहीं मिलेंगे। अच्छा ये लास्ट किस ग्रुप ने दिया था? एक ग्रुप नंबर 2 भी स्किप हुआ था, याद है मुझे, लिखा हुआ है। आज़ान इकबाल, ये ग्रुप नंबर 8 कौन से वाले हैं? मोहम्मद समी, आज़ान इकबाल कौन है? समी और आज़ान इकबाल कौन है? क्या हुआ भाई, बोल क्यों नहीं रहे? बहरे हो, गूंगे हो, क्या मसला है? समी कौन है? समी
आप भी नहीं बोल रहे, मुझे तो नजर नहीं है, वो बेचारा इशारे कर रहा है। जाए जाए। हाँ जी, ग्लिम्सेस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट क्या बना इसका, आ जाए। पीपीटी भेजिए मुझे, तो आ जाओ, फिर किस बात का इंतजार है। आजान इकबाल, अब्दुल अजीज, गुलाम मुस्तफ़ा आरिफ, हीरा नान बगजाई, कहाँ है ये सब? दो है ना, तो दो ही आ जाओ बच्चे, दो ही अच्छे, आ जाओ जल्दी आ जाओ, शाबाश। नहीं आते तो मैं यहाँ जीरो कर देता हूँ, टाइम नहीं है ज़्यादा। आना है तो जल्दी आ जाओ। नहीं हुई भी तो बस ठीक है, हमारा भी टाइम बचेगा, जीरो करते हैं इधर। देनी है नहीं देनी है, जल्दी बताओ। एकदम नहीं बोल रहा भाई, ये कब के आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं, कब से बताया हुआ है कि आप प्रेपर रहे हैं। बिल्कुल मिड के बाद कहा था कि मिड के बाद फौरन लेंगे। क्या डिलीट कर दिया? भेजी भी मेरे पास, तो आइए तो आ जाओ, तैयारी तो आपने की ली होगी ना। बस ज़्यादा अब है नहीं ना, टाइम नहीं है ज़्यादा, मसला ही है। अच्छा जी, ये गुलशेर, हम्माद, अब्दुल्ला शेख कौन है, असद, अब्दुल राफे, ये सब हाथ खड़ा करें ज़रा। अब्दुल राफे कौन है? असद, अब्दुल्ला शेख और हम्माद, गुलशेर। आप दो ने तो दी थी, तुमने दी थी, ये जो बाकी हैं वो एब्सेंट, उनको करना पड़ेगा। मैंने नोट तो किया हुआ है, मुझे अभी नहीं याद है, बहरहाल अभी नहीं याद है मुझे, लेकिन मैंने लिखा हुआ है। नहीं दिए तो वो नंबर माइनस होंगे बस। अच्छा, इसके बाद ये हैं जैद अस्कानी, जैन आसिफ, ये कौन है? हाथ खड़ा करें। जैद अस्कानी, जैन आसिफ, जुहैब, माज, अब्दुल मन्नान। हाँ दे दी, सही है। अच्छा, इसके बाद है मोहम्मद समी, आज़ान इकबाल, ये तो मैंने कर लिया। अब्दुल कादिर, ताहा इमरान, ठीक है, याद है मुझे इनका। तो ग्रुप लीडर ये हैं जुल्फ़िकार, दी थी आप लोगों ने, नहीं दी ना। भेजा डिफ़िकल्टी एंड प्रॉब्लम ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। जुल्फ़िकार अली, अहमद आसिफ, अरसलान मेमन, उवैस, मलिक शारिक। कौन कौन है ये? हाँ, जो एब्सेंट है उनके नाम अभी मुझे भेजने आपने, एब्सेंट करके। मुझे खुद नोट करना ज़रा मुश्किल होता है, मैंने नोट तो किए मैं। आ जाए आ जाए। किस नाम से भेजिए पीपीटी? जुल्फ़िकार। ये है जुल्फ़िकार अली। यही है जो एब्सेंट है ना, उनके नाम मुझे अभी भेजने हैं आपने ज़रूर व्हाट्सएप पे। बंद तो है आगे की, नहीं नहीं सही नज़र आ रहे, सही है। जी जी, मैंने ऑप्शन दिया हुआ, उर्दू में भी बोल सकते हैं। अच्छा, खुद उर्दू सारी बोल रहे हैं और समझ नहीं आ रही। सर भाई कैसे बोल? ठीक है ठीक है। Assalamualaikum everyone. Today I am here to
give the presentation on the difficulties and problems on the establishment of Pakistan. These are my group members. Others who are absent and MR is present. These are my topics. So I'm going to start first. Pakistan came into existence on 14 August 1947, the last Friday of the holy month of Ramzan. The emergence of Pakistan after a long and strenuous freedom movement was in fact a great victory of the democratic idea of life. पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ। ये वो दिन रमज़ान मुबारक के आखिरी जुम्मा था जिसे हम जुम्मतुल विदा भी कहते हैं। पाकिस्तान का एक तवील और सख्त तहरीक आज़ादी के बाद वजूद में आना दर हकीकत जमहूरी तस्वुर की एक अजीम फतेह थी। The British and Hindus at last had to surrender before the exemplary struggle of the Muslims of India and accept the demands of the partition of India. The Hindus and Congress, however, didn't accept the partition from the core of their heart and always looked for the opportunities to harm Pakistan. अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने इस तक़सीम को दिल से कबूल नहीं किया और हमेशा इस ऐसे मौके तलाश करते रहे कि वो मुसलमानों को किसी तरह नुकसान पहुंचाएं। बहरहाल अंग्रेज़ों और हिंदुओं को मुसलमानों की इस अंत तक मेहनत के सामने हथियार डालना पड़ा। The Indian leaders accepted partition with the hope of undoing it and establishing their hegemony over the whole subcontinent. Congress leaders did their utmost to damage Pakistan. The Indian government adopted every possible means to strangle Pakistan's economy. They took measures with the connivance of the British to create problems for Pakistan so that it should not survive as an independent and sovereign state. जो हिंदुओं के हुक्मरान थे उन्होंने इस नीयत से इस तक़सीम को कबूल किया कि वो बाद में इसको ख़त्म करेंगे, लेकिन जो कांग्रेस लीडर्स थे इन्होंने पाकिस्तान की इकनॉमी का गला घोटने के लिए बहुत कोशिशें की और हिंदुओं ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा करने के लिए बहुत सी कोशिशें की ताकि एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से ना रहे। Unfair boundary by Radcliffe. A boundary commission was set up under British chairman and Sir Cyril Radcliffe. He misused his powers and handed over Muslim majority areas to India. As most of the British officers were against the partition, so they tried to harm Pakistan in all ways. अब जो बरसग़ीर था उसको तकसीम करने के लिए उस वक़्त एक कमीशन बनाई गई जिसके सरबराह सर सिरिल रेडक्लिफ थे। उन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को इंडिया के हवाले कर दिया। चूँकि जो as most of the British officers were against the partition, so they tried to harm Pakistan in all ways. चूँकि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो पाकिस्तान की तक़सीम के ख़िलाफ़ थे, तो उन्होंने हर हवाले से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। Due to this, Pakistan lost many Muslim majority areas, including Firozpur, Gurdaspur, parts of Kashmir and Jalandhar. अब इस तक़सीम के नतीजे में पाकिस्तान को बहुत से मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ जैसे कि इंक्लूडिंग फिरोजपुर, गुरदासपुर एंड पार्ट्स ऑफ कश्मीर एंड जलंधर, इन जैसे कुछ इलाकों को पाकिस्तान को खोना पड़ा। Accommodation problems. After independence, Pakistan had to take a fresh start from a scratch. When Pakistan came into being, there was hardly a reasonable accommodations available in Pakistan to set up government offices. पाकिस्तान को तकसीम के बाद एक नए सिरे से आगाज़ करना पड़ा। अब उस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट को नज़्म व ज़ब्त चलाने के लिए कुछ माकूल रायतें दस्तियाब थी उनमें से, और उनके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफिस चलाने के लिए भी अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं थी। The government offices were set up in private buildings and many barracks and army barracks, furniture and stationery,
for office work were not available. The conditions under which the administrative work began were extremely difficult. अब गवर्नमेंट ऑफिसेस जो प्राइवेट बिल्डिंग्स और आर्मी बैरिक्स में कायम की गई थी उन दफ्तरी कामों को चलाने के लिए, द कंडीशन विच द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बिगेन वर एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। अब जिस हालात में उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेटिव ने काम शुरू किया वो इंतहाई मुश्किल थी। However, the officials accepted the challenge with firmness and determination. They worked diligently in the most difficult circumstances. लेकिन इस वक्त की हुकूमत ने इस चैलेंज को कबूल किया एक मजबूती के साथ और एक क़ुव्वत के साथ। उन्होंने दिली मोहब्बत के साथ इस काम को अंजाम दिया। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज टू भारत एंड unfair demarcation, electricity system of West Punjab was disrupted. Absent है सर, absent है। Assalamu alaikum. My name is Amar Asif. My name is Amar Asif and my presentation is on the session of Princely State, Kashmir and Hyderabad, Kashmir. Jammu and Kashmir, also known as Kashmir and Jammu, was a princely state in subsidiary alliance under British East India Company rules from 1846 to 1858 and under the paramountcy of British Crown. From 1858 until the partition of India in 1947, when it became a disputed territory and now administered by three countries, China, India and Pakistan. The company which had annexed the Kashmir Valley from the Sikh as war indemnity, then it is sold to Raja of Jammu, Gulab Singh, for rupees 75 lakhs. At the time of partition of India and political integration of India, Hari Singh, the ruler of the state, delayed making a decision about the future of his state. However, an unspring in the western district of state followed by an attack by Razor from the neighboring northwest Frontier province, supported by Pakistan, forced in his hand. बताओ ना क्या कश्मीर क्या हुआ था, बगैर देखे बताओ। क्या हुआ था कश्मीर के साथ, बताओ। जो तुम्हें समझ आता है वही बता दो। बताओ ना, तुम्हें बताओ। बताओ ना, शुरू करो। कश्मीर क्या है सबसे पहले ये बताओ। कश्मीर को जम्मू और कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है और ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी फ्रॉम 1846 टू 1858 ये इस तरह बताओ। कश्मीर एक जगह है जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक तनाज़ा बन गई, यानी कि लड़ाई का जरिया बन गई। किस अंदाज पे कि कश्मीर के अंदर, और इस एतबार से देखा जाए तो आलमी सतह पर जो एक कोर्ट है और काउंसिल है, उसने जब बाउंड्रीज हुदूद कायम करना शुरू करी, जब तनाज़ा ज़्यादा बड़ा बरसगीर के अंदर मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान अंग्रेज़ ब्रिटिश के ज़रिए से, उसके दाखिल होने के बाद से, ईस्ट इंडिया कंपनी के वजूद के बाद से, तो वो लड़ाई जब तनाज़ा बढ़ा, इसका मोबाइल लो पीछे रहेगा, तो उस लड़ाई के शक्ल में बाउंड्रीज़ को
जो है वो काटा गया, यानी कि हुदूद कायम की गई कि भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो कायम हो रहा है, तो मुसलमान इस जानिब जिस तरफ आ गए, ये अपना एक मुल्क कायम कर रहे हैं, तो अब हुदूद साजी शुरू हो गई, यानी कि बाउंड्रीज जो है वो इन्होंने काटना शुरू की गई। उस वक्त आलमी सतह पे कौमी आलमी सतह पर यानी कि पूरी दुनिया के एतबार से ये जो एक यूनियन होती है उसमें ये फैसला किया गया कि जहाँ की मेजॉरिटी ज़्यादा मुसलमानों की होगी वो रियासत, वो इलाके, वो जगह पाकिस्तान के अंदर ऐड कर दिए जाएंगे, उनमें शामिल किए जाएंगे। जहाँ की रियासत या इलाके के अंदर हिंदुओं की तादाद ज़्यादा होगी तो वो हिंदुओं के भारत यानी कि उनके मुल्क के साथ जोड़ दिए जाएंगे। कश्मीर एक ऐसी तनाज़े की जगह बन गई कि इसके अंदर उस वक्त के एतबार से भी पॉपुलेशन मुसलमानों की सबसे ज़्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद और उस यूनियन के भी फैसले के बावजूद इस पर अमल नहीं करने दिया गया, भारत की तरफ से आज तक नहीं करने दिया गया कि ये पाकिस्तान के अंदर शामिल कर दी जाए। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी अफवाज ने अपने बलबूते पर कुछ हिस्सा कश्मीर का अपनी बाउंड्रीज के अंदर खुद कब्जा करके जो है वो हासिल करे रखा, जिसको जम्मू कश्मीर कहा जाता है इस वक्त, आज़ाद जम्मू कश्मीर, जो कि उसी दौरान उसी असना में मुसलमानों की तरफ से आज़ाद कर दिया गया था। लेकिन ये मुकम्मल कश्मीर भी आपको याद होगा अच्छी तरह के कुछ अर्सा पहले मुशर्रफ के दौर में भी ये, उससे पहले बल्कि कारगिल के ज़माने में जब नवाज शरीफ था तो उस वक्त भी ये फतह कर लिया गया था और असल मकाम और जगह पर हमारी पाकिस्तानी अफवाज पहुंच चुकी थी। लेकिन कुछ सियासी बुनियादों की वजह से, वो मैं इधर बात नहीं खोलता क्या हकीकत थी उसको छोड़ो, हमारा उससे कोई बस ये समझ लो इतना के डील हो गई थी, उसके एतबार से उसकी वजह से इस जगह को वापस छोड़ दिया गया। और इधर ऐसे ही होता है, तो जिसकी बुनियाद पर डील छोड़ दो ना, फिर उसका सियासी नाम भी आएंगे, सियासी जमातें भी बदनाम होंगी और बुराई किसी की खुल जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल जो होना था वो हो चुका। तो इस बुनियाद पर ये इलाका, ये जगह क्या हो गई, एक तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गई, जो आज तक एक मुतनाज़े बना हुआ है और जिसको अब तक जो है सियासी हुकूमतें, चाहे वो हिंदुस्तान की हो या पाकिस्तान की हो, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब तक ये यूज़ हो रहा है। ये कश्मीर का टिकट जो है, कश्मीर का जो मामला है, इसको अब तक सियासी लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं बहुत ऊंची बुनियादों के ऊपर भी, और इसकी वजह से वो अपनी हुकूमतों को भी मजबूत रखते हैं और कायम रखते हैं। ये उसका एक जरिया है। कुछ ना कुछ तो बता देते कश्मीर के बारे में। जाओ उसके बारे में तो बताना ताकि हमने से कुछ कश्मीर राज करने। चलो ये टॉपिक तुम्हें देते हैं, तुम इधर, तुम्हारी वैसे भी प्रेजेंटेशन पेंडिंग है। आपने कहा था मैं नेक्स्ट वीक दूंगा, आ जाओ इसी टॉपिक पे दे दो। क्या डील हुई थी इस टॉपिक पे दे दो। क्यों नहीं है हमारे पास? जम्मू कश्मीर है ना, आज़ाद जम्मू कश्मीर है हमारे पास। तो आप मतलब जा तो सकते हो आज़ाद जम्मू कश्मीर में, आपको जाना मना थोड़ी है। लोग तो यहाँ के कश्मीरी लोग कहाँ रहते हैं, वहीं तो रहते हैं ज़्यादा। कश्मीरी वही लोग तो कहलाते हैं, और कौन है? अभी तक तो किए में, अगर इसने दे दी तो ठीक है, प्रेजेंटेशन दे दी तो सही है। आपको जो टॉपिक दिया हुआ है उसी हिसाब से देनी है। अच्छा, ग्रुप नंबर 9 ये स्टूडेंट, हाँ जी आ जाओ तुम लोग। मुझे प्रेजेंटेशन ईमेल करिए, ईमेल कर दिए, आ जाओ। किस नाम से ईमेल? नहीं भाई नाम तो बताओ, नाम क्या है, किस नाम से भेजी? हाँ अजय, अजय देखो यहाँ नजर आ रही है। कब, कितना अर्सा पहले भेजी है? कितना अर्सा पहले भेजी है? स्पेम में चेक करें। अजय तलरेजा।
आई नहीं आई यहाँ, नहीं आई, यही वाली है ये थोड़ी है, तो इन्होंने दी है अभी, चलो डाउनलोड हो रही है ये ग्रुप 9। चलो भाई हेलो जी, कैसे हो? ये आपका आखिर में रख दिया जाए। शुरुआत कर जानी, शुरुआत कर। अरे इतना नजर ही कुछ कौन हो जाए मन पिए पड़ दे यार। आज ताई टेक दई पड़ना मैं अकेला मैं भले हले हलाल है। बस शुरू करें। मोबाइल में पड़ा इंट्रोडक्शन तू नहीं ग्रुप लीडर तू वही ना। हाँ भाई बंदूक असांजे खुले थे यार माउस की वाला हले करे तो एठो मते देई हां ले लो ना सबूर का तो चश्मा बा चश्मा जो तीर तीर पुलिस करें के दिन यार लोरे के भी तो आगे मुके सही नजर ही नहीं तो अच्छा अस्सलाम वालेकुम। As you all know me and celebrity don't need introduction. So today our topic is who are the great leader of Pakistan and समझ में नहीं आ रहा? अच्छा who are the great leader of Pakistan and today our first name is Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan, a brilliant liar and a bureaucrat. Huh? Someone said a great man is one who served humanity. Quaid-e-Azam is one of them. अच्छा पर्सन में आके देता हूँ तेरे को मैं। तो कड़ी में वो डाला स्लाइड से खैर आ यार। अच्छा great man is one who served Pakistan. Quaid-e-Azam is one of them and he was born on 25 December। कल उनकी बर्थडे थी तो आप लोगों ने तो विश नहीं करी खैर। ठीक है आगे क्या and his real name was Muhammad Ali Jinnah, Muhammad Ali, and he always wanted to work for his country and he joined the Indian National Congress and worked for Hindu Muslim unity in 1906 and soon he left the Congress and joined Muslim League in 1913 and he said Pakistan not only means freedom and independence and freedom but the Muslim ideology which should be preserved and which should be come to us as a precious gift. And after his long struggle Pakistan came into being on 14 August 1947 and he was the first Governor General of Pakistan and he was the man of principle and laws. अगर किसी को उनकी वाइफ के बारे में नहीं पता तो मैं बताता चलूँ कि उनकी वाइफ भी एक स्टेट वुमेन थी और तबीयत खराब है नंबर बताया था। अच्छा तो उनकी वाइफ की जो डेट ऑफ बर्थ थी वो ये थी और उनकी 20 Feb 1900। नाम बाबा नॉन एज रती बाई। अच्छा ये एक पर्शियन फैमिली से बिलोंग करती थी रती बाई।
और ये एक रशियन, यार क्या हो गया, सारे हंस रहे हो यार, क्या हो गया। खैर ये एक पर्शियन फैमिली से बिलोंग करती थी और इन्होंने इस्लाम कबूल किया था 13। वही बोर्ड से शुरू थी हमारे को मिली नहीं। अच्छा, तो when she turned into 18 and उन्होंने इस्लाम कबूल किया था एक मुंबई के एक मस्जिद में, और उन्होंने कायदे आज़म से शादी करी थी और कोर्ट मैरिज गई अलम बाणा। अच्छा ठीक है, तो फिर उन्होंने शादी करी थी, उनकी 18 बर्थडे पर उनकी डेथ भी कुछ इस तरह वाक़ई हुई थी। ये डेट सेम थी, लेकिन जो ईयर था इनमें एक चीज़ कॉमन ये थी, यार सुन लो या मैं बैठ जाऊँ। खैर बैठ जाए। थैंक यू। अच्छा, इन तीनों में ये चीज़ कॉमन थी, जब वो उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी शादी की तारीख और मरने की तारीख सेम थी। अगर किसी को नहीं पता तो इट्स ट्रू। थैंक यू। नेक्स्ट गेम वाला मैं Assalamu alaikum. Allama Iqbal was born on November 9, 1877 in Sialkot. After seeking early education, he was admitted to the Government College Lahore, where he obtained the degree of MA in the subject of philosophy. He left for England for higher studies in 1905. He obtained of ethics in 1907. He obtained the degree of recorded PhD. हो गई? और कौन रह गया? मेरी भी हो गई। सर अभी यहाँ पर निकाल गए तो सर मार्क्स कैसे हो वो फिर करेंगे बाद में। अच्छा भाई, नेक्स्ट कौन है गुरु? आपने दी नहीं है प्रेजेंटेशन सही, तो तबियत भी खराब है, तबियत डाउन लगी, जो भी है लेकिन सही नहीं दी ना। मैंने आप बहुत कोशिश करी लेकिन आपने बात मानी नहीं। मैंने हर तरह कोशिश करी, आपको नंबर दे दूंगा लेकिन आपने कोई भी बात मानी नहीं। नंबर तो लगेगी, लगा रहा हूँ, वही काम कर रहा हूँ। तो ये लास्ट ग्रुप कौन सा था आपका? ग्रुप 9 तक हो गया ना, ग्रुप 8 रह गया वो। सर ये नहीं था, ये नाम नहीं है। एक सेकंड, फिर से प्रेजेंटेशन भेज दें सर। कौन सा ग्रुप नंबर क्या है? ग्रुप नंबर 9 ही मैंने निकाला था, वो क्यों नहीं है फिर? देखो ये 9 है। अब्दुल ये नहीं है, ये नहीं है हमारा, ये नहीं है। जुल्फ़िकार नहीं, मथे हेठ है भाई। अटेंडेंस मैं दोबारा ले रहा हूँ, बैठ जाओ जगह पे। जो नहीं होगा मैं एब्सेंट करूँगा उसको। अरे वापसी मोकलेट ना खाएंगे। कहाँ है तुम्हारा ग्रुप? सर मैं 20 में ना हूँ। नाम क्या है? अजय। लीडर का अजय? लीडर का अजय नहीं है, लीडर का मंसूर है। मंसूर तो चला गया। हाँ, मतलब इधर जो नाम आ रहा हो ना वो इधर मंसूर ही आएगा सर आपके पास। सर इसमें नहीं होगा क्योंकि ग्रुप आगे पीछे हो गए। कुछ नहीं, अभी मिल जाएगा। ये भी चेंज हो गया, देखिए सर। दानिश का इसमें, आपका इसमें है नहीं है? नहीं पर होगा सर, इसमें नहीं होगा। ये जो आपने भेजे है ना, ग्रुप आगे पीछे हो गए। नाम एक आध के बताओ। अजय, दानिश का आ गया था ना सर। पीछे पीछे, ऊपर ऊपर देखें, ऊपर होगा। ऊपर जाने दे, जाने दे, और जाने दे। ये 6 आ गया, आगे जाने दे, जाने दे। 5 4 आ गए। इसमें पीयूष नहीं है, चलते जाए। उधर से तो फिर सर ग्रुप बनाकर फिर मैसेज कर दें।
हाँ करो, तुम लोगों ने भेजा हुआ नहीं है। अभी भी करो ताकि मैं उसको टैग कर लूँ। अभी भेजो मुझे। ठीक है गवर्नमेंट मोकले नाला आनी। चलो अब यहाँ से हटो साहब, जगह पे जाओ। अब नेक्स्ट वीक करेंगे, टाइम कम है ना। अच्छा लिखिए, ठीक है नेक्स्ट वीक ले लेंगे। मंसूर जगह पे बैठ जाए, मैं अटेंडेंस ले लूँ भाई। बैठ जाओ जगह पे, जल्दी से बैठो जगह पे। अपनी मर्जी से जाना आना कर लेते हो क्या? किसी ने अभी उठाया होगा, इधर से ही मस्ती कर रहा होगा। कॉल करो, उस पर कॉल करो, आ जाएगी आवाज़। दानिश कुमार भाई जगह पे बैठ जाओ, जगह पे बैठो जल्दी। हाँ अभी जगह पे बैठो पहले। मैं अटेंडेंस ले लूँ फिर देखता हूँ। थोड़ी सी इधर से जगह दो मुझे, नाम नजर नहीं आ रहे वहाँ से। मिल गया, मिल गया। सेब हाँ सेब बताया। हाँ हो गया। 76 381 अरे शिवे लिखा 76284 शिवे लिख शिवे शिविर बताए 76 सुजल ने बताया। सुजल मलिक मोहम्मद शारिक 76 लिखा अॻियां पाणे ॿुधाईंदे जाणे मोहम्मद तला इब्राहिम राशिद आजान इकबाल हाणे मोकल पापा इन्होंने लिखा बड़वत तो गए ना वही कर रहा हूँ बेटा, वही तो कर रहा हूँ। देखा मैसेज जो होता ना जो पेज में लिखे अरे वो शुरू सही किया सारे बजे थोड़ा सा खेलन मार घणो गुजरे मोकले दे मार्को वठायो न जैसे घड़े दी बोले वने ना नेट ना तो हेलो 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 फीस पैसा खड़ी है हो गया ठीक है। फीस वाउचर कटे वो फीस पे भी हेलो मोहम्मद शयान गुलशेर जुबैर हमजा शाह अच्छा 29 थी 100 रहाबिया मुर्तजा कहाँ है? अच्छा हकीम बरोई अब्दुल राफे हकीम बरोई बेदन कौन है? सर लीव दी उसने अब्दुल राफे हो गया। अली जुल्फिकार मोहम्मद सलीम ना ना कौन है वो तो प्रेजेंट नहीं बोलो तो नागा लेके पाणे मार्को मिली नहीं दो में एक टोटल दे दूं दे लेकिन नहीं बोलने भाई अरे ही ग्रुप में मैसेज करे तो होता का सर नंबर डी शाबान कुमार मैसेज तो ग्रुप में शाबान चला गया तो हेल्मेट हो गया फिर मैंने बोला तो जाओ, जब नहीं पूछा तो क्यों जाए? गुलाम मुस्तफा आरिफ रिकमेंड दे जाना ताकि आइंदा पता चले ना, अंदाजा होने बगैर पूछे जाते हैं तो ऐसा भी होता है। जोते एब्सेंट लिख के लंगा एब्सेंट लिख के लंगा एक बार कौन है जोते? हां जे में टिकाणे तो वो एब्सेंट है
लगी चुकी है एहसान अली नहीं ले लेता हूँ प्रेसिडेंट। सर वर्च्यू करिए ना ऑनलाइन। इमरान उमर, आबिद इमरान उमर, अगर तो फोटो करी मैं नहीं रहा। अच्छी है ना बस 8 साल के मोहम्मद खालिद खान, पिछले अभी कराना से रुक जाओ। अब्दुल रहमान, हुदैफा रहमान खान, पानी लगानी नहीं चाहिए, तुमने उसके उसमें नाम दिया था, मुझे पता है। जोहर वाजिद, मैंने आज तक छुट्टी की थी, 2 लगी हुई हैं। जोहर वाजिद, मैंने आज तक छुट्टी नहीं की थी। नहीं तूने किया मुझे याद है। फैजान अली, रस्तो यहाँ भी करेक्शन करानी चाहिए। अभी की होगी ना, एक तो अभी की होगी ना, इसमें अपडेट हुई होगी। और पिछले हफ्ते क्या आया था मैंने तो देखो ये नहीं याद रहता हमने सुबह क्या खाया, सेम डे में करेक्शन करा दिया। फैजान अली प्रेजेंट है। अच्छा, इसके बाद है फखरुल इस्लाम, अब्दुल शाफी असलैन कुरैशी, सर ये 2 लगाएंगे आपने। वरीशा इरफान, अबे एक तो अभी की होगी ना, देखो एक हो गई। नहीं सर 2 लगी हुई हैं सर। अल्लाह के वास्ते ये देखो, मैंने एक करा 2 हो गई। इसकी बात कर रहा हूँ ना मैं, तो एक अभी की थी ना। नहीं एक में शुरू मैं 11:30 बजे आ गया। अल्लाह के बंदे बात सुनते ही नहीं हो। एक अभी की थी, अभी ए लगी थी, मैंने सही करी है, तो एक हट गई ना। नहीं सर वो 2 लगी हुई। दो तो पहले की है ये सर, ये आए थे सब क्लासों में। सर मैंने आपकी एक क्लास मिस नहीं की। चलो करेक्शन करा लेना, अभी बैठे रहो। मैंने भी नहीं की, मैंने भी एक क्लास मिस नहीं की, एक मेरी लेट आते गुलाम मुस्तफा जमाली, अब्दुल्ला शेख, सर दानिश कुमार की मोहम्मद हम्माद, विनोद कुमार, प्रेजेंटेशन में अब्दुल अजीज, खाली बढ़वा तो 0 नंबर दिल्ली ने पर अहमद आसिफ, जो ठाई नंबर का है लेकिन ठाई दे टॉपिक गोलियो दे पड़े अब्दुल सोचा ग्रुप में जा अकेलो जा ये हो बड़ा तो नगर आने असा ये लाला आने आने की सागर रोज एक जो ने मुझे आने बरखा खत्री, शुरू जो जाना हम लाला 4 इंच हणी है तो सूझे रे गजानन, सुचल जो सुबाने बच्चन, जे बच्चन, सुबाने अप्रूवल दे जे बच्चन, गजानन, माउन जो अप्रूवल था दे दो फिजिक्स लैब को फिजिक्स अप्लाई फिजिक्स लैब उनमें केयर के रेडी है अकेलो की मोहम्मद अरसलान, फिजिक्स में ना बियो जिते थे मोहम्मद तो अरसलान, मजा आया उनका मौके वारकू वठी पीयूष कुमार, वो वारकू फसा 4 जैसा केर था अप्रूवल बाकी उनमें तो इंग्लिश में तो कराया दो लैब में पण करता मंजूर चांडियो, अप्रूवल ले रहा लैब में को सही है यही असा है पांचो ग्रुप है ठाए इंग्लिश है जो सुजल कुमार, जी सर बताओ सप्लाई भी नहीं सुजल कुमार है, विनीत कलीरा, अभी अपडेट हो जाएगी। बेटा नहीं आए होगे तो लगी होगी ना। सर आए हुए सर डेली आते हैं सर डेली आते हो तो अभी तो सही कर दी ना मैंने, फिर पूछे आप मैंने अभी भाई सही तो कर दी आपकी, वो पहले की है। सर पहले भी हम डेली आते हैं क्लास लेने वाले
सर अभी पिछली क्लास की देख मैं तो मैंने फुल सबकी अटेंडेंस लगाई है सर ये गलत है। अभी मैं दिखाता हूँ अभी खामोश हो जाओ। सज्जन कुमार करिए हो गया नाम ले रहा हूँ ना। सानी जहरा कौन सी ये अच्छा असद अब्बास भाई ये हो गया ना सानी हो गया। दानिश कुमार असद अब्बास अब्दुल कादिर तो बोल नहीं है जैद अस्कारी अच्छा सारन चोबरो के बाद ताहा इमरान जैन आसिफ सुरक्षा कुमारी हीरा नाज दाऊद पोता अतीबा दाऊद पोता कहाँ है अतीबा। चलो भाई भाग जाओ वही तो जा रहा हूँ। थोड़ा चेक करें आप। अच्छा थोड़ा देख लो पेपर का नंबर। तुम क्या नाम है तुम्हारा? थोड़ा सा आगे पीछे तो हो यार। थोड़ा सा पीछे जाओ। क्या नाम है? मोहम्मद माज। आपका? शिव। तो मेरा शिव अलीजा। रुक जाओ अपनी बहनों को साइड थोड़ा पीछे हो। एक सेकंड जी। ये रहा मोहम्मद मास। सर मैं भी सर ठीक है क्या हुआ? अरे जुले भट्ट वाला इधर से यार देख के मास ये रहा ना नंबर दे लो 17 है। ये कितने हैं? ये तो वो है नंबर क्या करोगे तुम लोग सब पास हो बस। अच्छा वो ग्रेड आ रहा है। ग्रेड अच्छा है छोड़ो यार। दूसरा क्या है? शिव है। एक सेकंड भाई शेव इधर SH से ही आता है तुम्हारा। शेव अलीजा ये रहा ग्रेड है। शिजान अली 54 मुझे नंबर 17 ग्रेड नंबर है। ग्रेड नंबर अब्दुल अजीरा अब्दुल मन्नान साहब लगा लो खुद ही। अब इधर पता नहीं कुछ हो नहीं हो रहे होने सर फखर इस्लाम सर ये अब्दुल रबी का 76 हुए सर। किसके? अब्दुल रबी सर। ये अब्दुल कादिर के नीचे ये व्हाट्सएप पे भेज दे सबको सारा प्रेजेंट लगाए मार्क कर दे बस। सर पिछली क्लास अटेंडेंस मार्क कहाँ जा रहा है? सर पेपर में मार्क कर लिया। अरे भाई मैंने लगाई है ये 19 तारीख पे थी क्लास। ठीक है सर ये मिड सर मैं रोज आता हूँ। आप मिड टर्म की मार्क्स कोई भी शायद जो है नहीं उसकी तो एब्सेंट ही होगी ना। आप खड़ा हट दौड़ो यार मुझे भाई जिसकी करेक्शन है ना
वो सीआर को लिखकर दे दो। नाम करके भी अभी कर देते क्या सीआर नहीं सुनेगी सर, सीआर नहीं सुनेगी सर। भेज दो अभी कर दे मुझे बेटा इधर 9 मिनट कर दे सर। मंडी मछली बाजार बन जाएगा। बेटा मैं नहीं आज अभी कर हमारा नेता रोड इधर हो थोड़ा सा अब भाई ऐसे मछली बाजार लग जाएगा। हम आए थे सर, सुनिए मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आप नहीं आए, मैं तो आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, ये करो। सर पिछली क्लास की मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं नहीं लगाऊंगा। पिछली क्लास की नहीं लगी हमारी नाम और आए थे क्लास में।